नमस्कार साथियों, आज की चर्चा का विषय जो है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही रुचिकर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सवाल उठता है सबसे पहले कि आखिर रिप्रोड्यूस होने का क्या मतलब है। रिप्रोड्यूस, री शब्द कहीं पर भी आए तो इसका मतलब होता है अगेन, एक बार फिर से। और प्रोड्यूस शब्द का क्या मतलब है? बनना, यानी एक वस्तु से फिर से एक नई वस्तु बन जाना, या एक वस्तु के जैसा फिर से एक नई चीज बन करके तैयार हो जाना, ये क्या कहलाता है? रिप्रोड्यूस होना कहलाता है। ह्यूमन बीइंग्स के केस में भी रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? हम अपने ही जैसे संतान को जन्म देते हैं। जो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन? टू प्रोड्यूस अ न्यू काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच इज क्वाइट सिमिलर टू द पेरेंट्स। तो अपने माँ बाप के बिल्कुल जैसा दिखाई देने वाला अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसे क्या कहेंगे भाई? ये रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस है। रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल है। तो रिप्रोडक्शन सब के बारे में ये कह रहा है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एक ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग मेथोडोलॉजी अपनाते हैं भाई। कोई ऐसा हो सकता है कि जिसमें मेल और फीमेल दो अलग अलग इंडिविजुअल हो और मेल फीमेल के साथ कपुलेट कर रहा हो, मेल अपने स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल के अंदर कर रहा हो, और जिसके थ्रू क्या होता है फिर जाइगोट बने और जाइगोट फिर आगे चल के प्रोजेनी का निर्माण करे, नए पीढ़ी का निर्माण करे। तो ये तो नॉर्मल केसेस जो आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं। पौधों के केस में भी ऐसे ही रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर अपना मेल गैमीट ट्रांसफर कर दिया फीमेल गैमीट के पास, और फीमेल गैमीट के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट से फिर नया प्रोजेनी तैयार होगा, एक नया बीज बनेगा, एक नया फल बनेगा। आप देखते होंगे पौधों के केस में भी। तो ये तो तब है ऐसा संभव जब मेल और फीमेल पार्टनर क्या हो, अलग अलग। कई ऑर्गेनिज्म बिना किसी अपोजिट सेक्स पार्टनर के ही अपना न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर लेते हैं। या तो एसेक्सुअल मेथड अपनाते हैं और या तो वेजिटेटिव मेथड अपनाते हैं। एसेक्सुअल मेथड का मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल स्वयं ही बिना किसी महिला के, बिना किसी अपोजिट सेक्स पार्टनर के कैपेबल हो न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस करने का। कैसा ऐसा कहा आप, ये क्या मजाक कर रहे हैं? ऐसा तो मैंने देखा नहीं। आप देखिए गुलाब का फूल, गुलाब का पौधा, इसने क्या किया, आपने इसकी एक छोटी सी डंठल काट ली और इसको ले जाकर के मिट्टी के अंदर लगा दिया, एक नया पौधा तैयार हो गया। तो क्या इस गुलाब के पौधे को फीमेल फ्लावर की जरूरत पड़ी? नहीं। This was itself possible for it to produce its own progeny. It was not requiring an opposite sex partner. जबकि आप देखेंगे अगर हमारे और ह्यूमन बीइंग्स के केस में या बहुत सारे जानवरों के केस में दो अलग अलग पार्टनर्स की जरूरत पड़ती है। एक मेल का सिंबल ये है और एक फीमेल पार्टनर, दोनों की जरूरत पड़ती है। तो ये तो खैर एग्जांपल हो गया वेजिटेटिव मेथड का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करने वाले जानवर सबको चर्चा में लेंगे। आप जैसे पढ़ा होगा आपने, ये अमीबा था। अमीबा के केस में क्या था कि ये आपका न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस क्या हो जा रहा था, अपने आप में डिवाइड हो जा रहा था, और एक नया अमीबा और एक नया अमीबा इधर, दो अमीबा बन करके तैयार हो जा रहे थे। तो एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म अपने आप बन गए। दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? asexual method of reproduction. Here there was no need of opposite sex partner. ये हो गया आपके रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके की कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हमारे मन में सवाल उठता है कि सर क्या रिप्रोडक्शन जरूरी है? रिप्रोडक्शन करना क्या जरूरी है? आप देखिए हमारे पास बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही हैं। हमारे अंदर न्यूट्रिशन चल रहा है, भोजन लेना, उसके बाद रेस्पिरेशन चल रहा है जिससे भोजन टूट रहा है, उसके बाद सर्कुलेशन जिससे ब्लड टहल रहा है। इनमें से कोई भी एक ऐसी प्रोसेस, एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकल रहा है, इनमें से कोई भी ऐसी एक प्रोसेस जो यदि ना हो तो क्या हमारा जीवन संभव है? तो जवाब आएगा नहीं। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि सर ये हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं। इनमें से एक भी अगर रुक गया तो निश्चित तौर पे आने वाली अन्य सभी प्रक्रियाएं बाधित हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए हमें रेस्पिरेशन ही नहीं हो रहा है, सांस लेना छोड़ दीजिए, आप देखिए क्या आप जिंदा रह पाएंगे? किसी कीमत पर। आप भोजन लेना छोड़ दीजिए, 3-4 दिन चलेंगे, वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। आप सही है? आप
एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल निकालना शरीर से बाहर बंद कर दीजिए, तो क्या होगा, अंदर पता चला कि सारे टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा होकर पॉइजनस सब्सटेंस बन गया और शरीर की मौत हो गई। तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं, ये बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हम लोगों ने पहले चैप्टर में ही बायोलॉजी के ये पढ़ा था, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस एंड व्हाई दे आर एसेंशियल। तो ये हमारे लिए जीवन के लिए उपयोगी है, लेकिन क्या रिप्रोडक्शन भी उतना ही उपयोगी है? रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है, क्या यह भी उतना ही उपयोगी है जितना आपके अन्य प्रोसेसेस थे? तो आपका जवाब आएगा, क्या सर आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं, उपयोगी है कि नहीं, मैं क्या जवाब दूं? भाई आखिर रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है, जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा का वेस्टेज हो रहा है ना? मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर की तलाश में दुनिया भर पैसे खर्च कर दे रहा है, यहाँ से वहां पहुंच जा रहा है, वहां से यहाँ जा रहा है, दुनिया भर की शारीरिक मेहनत कर रहा है, उसके बाद जाकर के उसको कुछ लाभ नहीं है, तब जाकर के वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर पा रहा है और उसके बाद वो अपनी नई प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो इतना दुनिया भर का खर्चा, दुनिया भर की जिम्मेदारी, इतना वेस्टफुल प्रोसेस करना क्यों जरूरी है भाई, जबकि ये हमारे लाइफ के लिए भी एसेंशियल नहीं है। ये सवाल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज सो एसेंशियल। तो इसका जवाब आपको सोचना होगा। तो जब सोचेंगे आप तो ये मिलेगा कि इसलिए ये जरूरी है क्योंकि रिप्रोडक्शन ही एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम अपनी एग्जिस्टेंस बचा सकते हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब समझते हैं, अस्तित्व। हमारा जो अस्तित्व है आज, यह तभी बना रह सकता है आने वाले समय में भी, आज से 100 साल 200 400 साल के बाद भी, यदि हमने आज रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट किया। हमारे आप में से ही कोई एक आदमी कह दे कि नहीं भाई मैं साधु बाबा बनूंगा, मैं योगी बनूंगा, मैं शादी जीवन भर नहीं करूंगा, मैं रिप्रोडक्शन नहीं करूंगा, ना करो भाई, क्या होगा? आने वाले 100 200 50 60 साल में क्या होगा? उसकी पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, उसका परिचय देने वाले लोग समाप्त हो जाएंगे। कैसा परिचय देने वाले का क्या मतलब? मतलब ये कि हम जो आज अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हम सिर्फ अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल गलत बात। मैं अपने आप को ही नहीं, मैं अपने पिताजी को भी, अपनी माताजी को भी, मेरे पिताजी के फोर फादर जो थे उनके भी जो फोर फादर थे, उनके भी जो फोर फादर थे, यानी हम अपने एंसेस्टर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे अंदर उन सब के डीएनए का कैरेक्टर आया हुआ है, तब हम उनके जैसे हैं। तो an individual represents not only himself or herself, but to his or her ancestors as well. अपने पूर्वजों को भी हम दर्शाते हैं। यदि हमारे एंसेस्टर्स ने रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया होता तो क्या आज डूबे सर खड़े होते हैं? या क्या आज उनका परिचय देने वाला कोई होता कि मैं उस खानदान से हूं? तो ये जो आपका एग्जिस्टेंस है, यह तभी बना रह सकता है जब आप रिप्रोडक्शन करेंगे। यदि आप मान लीजिए हमारे आप में से ही कोई एक बच्चा आज रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो हो सकता है 50-60 साल बाद, 100 साल के बाद वह जिंदा ना हो, लेकिन उसका परिचय देने वाले उसके परिवार के अन्य सदस्य होंगे या उसकी आने वाली पीढ़ी होगी जो यह दर्शाएगी कि हाँ ये उन्हीं के बेटे हैं फलाने के। कितने अच्छे आदमी थे, बड़े ही सज्जन आदमी थे, बड़े मजेदार आदमी थे। तो ये जो परिचय आपको मिल रहा है या बाद में भी आपको पहचान मिल रही है, आपका एग्जिस्टेंस बना हुआ है, that is only possible, that existence is only possible because of you have participated in reproduction. If a single person is not involved in the reproduction, the existence of his or her is doubtful. आने वाली पीढ़ी में उसका एग्जिस्टेंस दिखाई नहीं देगा, इसलिए रिप्रोडक्शन। ये जवाब आप लिखेंगे to maintain the existence in next generations or in coming the times as well. ये आप उत्तर देंगे कि क्यों रिप्रोडक्शन आवश्यक है। अगला टॉपिक हमारा आता है कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? क्या जो ऑर्गेनिज्म है वो बिल्कुल अपने जैसी ही कॉपी बनाते हैं? तो रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरी जानकारी है आपकी ये है कि ऑर्गेनिज्म को अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाना हो या अपने ही जैसा जब रिप्रोड्यूस करना होगा तो एक बड़े ही महत्वपूर्ण चीज की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है क्या? सेल। जो हो गया आपकी सेल, और सेल के अंदर है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम्स। ये तो खैर क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, कुछ एक्स शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे कुछ ऐसे बड़े थे ऐसे स्ट्रक्चर। ये जो
क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं ये क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के ऊपर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं क्या, डीएनए। और डीएनए के ऊपर पाई जाती है एक छोटा सा पॉइंट जो पुराने सेल के कैरेक्टर को अगली पीढ़ी में ले आता है, जिसको कहते हैं क्या, जीन। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, आपको ये हायरार्की समझनी होगी कि सर व्हाट इज द थिंग व्हिच कॉपीज द पेरेंटल थिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन। वो चीज क्या है जो एक व्यक्ति से अगली पीढ़ी तक लक्षणों को ले जाती है। आप जब पैदा होते हैं तो मोहल्ले की औरतें एक मिलेंगी तो कहेंगे भाई देखिए इसको जरा आँख इसका देखिए, बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह इसकी आंखें हैं, इसका नाक देखिए बिल्कुल अपने बाबा पे गया है, ये जो चोरी करने वाली हरकत है ये इसके मामा में थी। इस तरह की चर्चा होती है ना। तो आपके अंदर इन सबके कैरेक्टर्स हैं, तो वो जो कैरेक्टर आपके पास दिखाई दे रहे हैं दे आर ऑल बिकॉज ऑफ द डीएनए, या आप कह लीजिए और पेक्यूलरली चले जाएंगे तो किसकी वजह से है, जीन की वजह से। क्योंकि उनका जीन आपके अंदर आया है, किसी भी इंडिविजुअल में, हमारे अंदर ही या आपके अंदर ही 50% जो जीन या डीएनए आया है वो हमारे पिताजी का आया है और 50% हमारी माताजी का आया है। अब माताजी का जो डीएनए आया वो अपने पूरे 4 फादर्स के कैरेक्टर को लेकर के आई है अपने साथ, और पिताजी का भी जो कैरेक्टर आया है वो कई सारे पीढ़ियों का जीन जो है एक्यूमुलेट होकर के, इकट्ठा होकर के उनके पास आया, फिर दोनों का जब मुलाकात होगा तो वो हमारे अंदर प्रेजेंट है। तो एवरी इंडिविजुअल हैव 50% ऑफ हिज फादर्स कैरेक्टर एंड 50% ऑफ हिज मदर्स कैरेक्टर, एंड दैट कैरेक्टर इज ट्रांसफर्ड बाय द मींस ऑफ डीएनए और जीन। अब सवाल होता है डीएनए है क्या? तो एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए पाया जाता है और डीएनए के अंदर पाए जाते हैं जीन। और ये है क्या? दीज आर द ब्लूप्रिंट्स ऑफ द कैरेक्टर्स। अब जिसके पास जैसा ब्लूप्रिंट होगा वो उसी तरह का क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा, वो उसी तरह का प्रोटीन बनाएगा, और जिस तरह का प्रोटीन बनेगा उसी तरह के कैरेक्टर्स होंगे हर एक लक्षण के लिए। बीडल और टैटल नाम के दो वैज्ञानिक ने बताया कि हर एक लक्षण के लिए क्या है, एक प्रोटीन जिम्मेदार है, और एक प्रोटीन कहां से बना? डीएनए से बना। जैसा डीएनए बनेगा वैसा ही प्रोटीन होगा आपके पास, और जैसा प्रोटीन होगा वैसे ही आपके अंदर लक्षण दिखाई देंगे। अब अगर मान लीजिए किसी के अंदर एक ऐसा प्रोटीन बन रहा है जिसकी वजह से उसके अंदर शुगर या आप कह लीजिए कि डायबिटीज की बीमारी आ जा रही है, तो वो जीन उसके 4 फादर्स से आ रहा है, उसके पास एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जैसा उसके पास जीन आया है वैसा कैरेक्टर उसके, जैसे ही उनका बेटा, उनका बच्चा अगले 30 साल के बाद अगली पीढ़ी में जब जाएगा, उनका बच्चा जो है कुछ दिनों के बाद उसके अंदर भी वैसे ही प्रोटीन बनने लगेंगे और वो भी शुगर का पेशेंट हो जाएगा। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। कलर ब्लाइंडनेस की बात कर लीजिए। अब किसी के दादी बाबा कलर ब्लाइंड थे तो उनका कैरेक्टर अगली पीढ़ी में हो सकता है ना दिखाई दे, उससे अगली वाली पीढ़ी में क्या हो गया? दिखाई देने लगा। बच्चा भी क्या है, कलर ब्लाइंड, वो हरे और लाल में अंतर ही नहीं समझ पा रहा है। ट्रेन चला रहा था और जो रास्ते में दिखाने वाला झंडा है उसने क्या किया? हरी झंडी दिखाई कि चलो, तो वो क्या किया? ब्रेक लगा दिया, उसको लाल दिखाई दे रहा है। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। पता चला कि उसने कहा कि भाई रुक जाओ, लाल वाला दिखा रहा है, वो भगाते चला गया, दिखाने वाला ही झंडा उड़ गया। तो ये क्या है? ये कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये कैसे आया उस व्यक्ति के अंदर? बिकॉज ऑफ इट्स डीएनए, and because of the DNA the similar type of protein has been formed, because of that the same deficiency has been observed. किसी व्यक्ति का माँ बाप बहुत ही मेहनती रहे हो, पढ़ने लिखने में बड़े होशियार, और चूंकि उन्होंने ये कैरेक्टर क्या किया? अपनी मेहनत से ऑब्टेन किया, लेकिन उनका जो जेनेटिक कैरेक्टर है, जीन जो आया है, वो उनको पढ़ाने लिखाने में मन लगाता है, तो कहीं ना कहीं इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट सज्जनता की तरफ ले जाता है, अच्छे मीठे व्यवहार हैं उसके। तो क्यों है उसके? क्योंकि सर उसके अंदर इसी तरह का डीएनए उस व्यक्ति के अंदर आया है, और उसी तरह का डीएनए है, इसलिए उस तरह का वो प्रोटीन बना रहा है। इसलिए मैं बच्चों में आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि आप अच्छे से रहिए, सज्जनता से रहिए, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, अपने 4 फादर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर कोई गंदी हरकत में इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो आप स्वयं को बदनाम नहीं कर रहे हैं, उन सबको बदनाम कर रहे हैं जिन्होंने आपको अपना डीएनए दिया है। आप समझ रहे हैं क्या?
तो अपनी इज्जत और अपने बाबा दादी और अपने मम्मी पापा सबकी इज्जत आपके हाथ में है, इसलिए सज्जनता के साथ है। आइए घर देखते हैं। तो ये हमें हायरार्की समझना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि ठीक है सर, मैं समझ गया कि डीएनए से ही क्या होता है, माँ बाप के लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं। दूसरा सवाल ये है कि सर ये डीएनए कैसे अगली पीढ़ी में ले जाता है। तो एक्चुअली जब सेल डिवाइड होता है, सेल का जब डिवीजन होता है, तो डीएनए की भी कॉपीइंग होती है। डीएनए क्या करता है, ये डीएनए था हमारा, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर डीएनए का है। ये डीएनए क्या करेगा, अपनी एक कॉपी बनाएगा। कैसे बनाता है, एक स्ट्रैंड एक कॉपी बनाएगा और दूसरा स्ट्रैंड दूसरी कॉपी बनाएगा, इससे और फिर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो कॉपी बना बना करके एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएंगे भाई, इसको कहते हैं क्या, कॉपीइंग। अब जितनी अच्छी कॉपीइंग होगी उतना ही सिमिलर आप दिखेंगे। आप कभी कभी देखे होंगे कि बाप और बेटे बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, शाहरुख खान को देखे और आर्यन खान को देखे लगभग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। क्यों सर, जबरदस्त कॉपीइंग हो गई है। कॉपीइंग अगर उतनी अच्छी नहीं होगी तो दोनों थोड़े थोड़े अलग दिखाई देंगे। आप समझ गए क्या। तो सवाल उठता है कि क्या ये कॉपी बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाती है। तो उत्तर आएगा कि सर कोई भी ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है, नो बायोकेमिकल प्रोसेस इज सो मच रिलायबल, नो बायोकेमिकल प्रोसेस इज सो मच रिलायबल। कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है हमारे जीवन में जो बिल्कुल एग्जैक्ट बना दे। तो थोड़ा बहुत अंतर तो आना संभव है, समझा कि क्या। और थोड़े बहुत जो अंतर आते हैं उन्हें ही कहते हैं क्या, वेरिएशन। क्या कहते हैं इन्हें, वेरिएशन। वेरिएशन मतलब क्या है, वेरी मतलब ही चेंज, वेरी शब्द का मतलब क्या है, चेंज। तो जो हमारा लक्षण है, जो हमारे अंदर कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, या हमारा जो डीएनए के पास जो कैरेक्टर्स थे उसकी कॉपीइंग में कुछ क्या आ जाए, चेंज आ जाए। तो कुछ चेंज आ जाएगा तो थोड़े बहुत आप अलग होंगे। मम्मी पापा पता चला छोटे छोटे थे 4-4 फीट के और लड़का 6.5 फीट का निकल गया, वेरिएशन जबरदस्त था। मम्मी पापा बहुत लंबे लंबे थे 6-6 फीट के, बच्चा फुटकर ही रह गया, 2 फुट का ही रह गया, 3.5 फीट का ही रह गया। मम्मी पापा खूब ब्राइट कलर के, लड़का एकदम कोयला निकल गया। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की कॉपीइंग में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। बात समझ आ रही है क्या। तो ये हो गई आपकी डीएनए की कॉपीइंग से बनने वाला वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब क्या है कि सर जब कॉपीइंग हो रही थी, कॉपीइंग आपको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, कई सारे आपके केमिकल्स हैं जिस समय कॉपीइंग हो रही होगी, जैसे एडिनोसिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं। लेकिन अभी आपको इन चीजों को चर्चा में मैं नहीं ले रहा हूँ। तो ये जब A से बनना चाहिए था T और G से जुड़ना चाहिए था C, हमेशा A से T1 जुड़ता है और G से हमेशा C जुड़ता है। पता चला G से C की बजाय क्या जुड़ जाए, T जुड़ जाए। ये क्या है, यही वेरिएशन ले आएगा, यही थोड़ा सा चेंज ले आएगा। अब सवाल उठता है कि सर क्या वेरिएशन फायदेमंद है या नुकसानदायक। आपका जवाब क्या आएगा, एक बार सभी लोग एक साथ बोलेंगे, वेरिएशन फायदेमंद है या नुकसानदायक। ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं नुकसानदायक। तो ये फायदेमंद और नुकसानदायक दोनों हो सकता है, है कि नहीं। मान लीजिए हमारे अंदर एक ऐसा वेरिएशन आ गया जिससे हमारी एक टांग पता चले कि 6 फीट की हो गई और सब कुछ नॉर्मल रहा, तो बताइए तब तो ये बड़ा नुकसानदायक हो गया, क्यों भाई। और मान लीजिए ऐसा कोई वेरिएशन आ जाए कि हमारे पास 6 हाथ हो जाए, तो एक हाथ से लिखूंगा दूसरे से चाका मार दूंगा, फायदेमंद होंगे भाई ऐसे। तो वेरिएशन में भी बेनिफिशियल एंड में भी हार्मफुल है। लेकिन बेसिक जो कॉपीइंग होती है वो लगभग एग्जैक्ट होती है, इसीलिए ह्यूमन बीइंग का बच्चा ह्यूमन बीइंग ही पैदा होता है, मरिया और बछिया नहीं पैदा होता है। ये क्या है कि जो बेसिक कॉपीइंग है वो लगभग सेम है। आइए देखते हैं कि क्या ये वेरिएशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये सवाल भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, whether the variation is important or not, and if yes, how it is important, and what are the importance of these variations। तो आप कहेंगे सर देखिए, मनुष्य जो है या कोई भी जीव जो है वो एक निश्चित निके में रहता है। निके शब्द का मतलब समझते हैं, NICHE। ये नीच नहीं है, नीच और ऊंच नहीं, निके। निके का मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसा हैबिटाट
कोई भी एक ऐसी रहने की जगह जहां पर जानवर सभी रिसोर्सेज का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मेरा निके क्या है, मेरा निके पृथ्वी है और शास्त्री नगर वाला एरिया है। यहाँ से मैं सब्जी भाजी सब कुछ खरीद करके खा पी करके अपने स्कूल में पढ़ा करके चुपचाप चला जाए। तो ये क्या है, निके। और मेढक का निके क्या है, तो सर तालाब है या कुआं है जहां पर वो पाया जा रहा है, वो उसका निके। तो यदि आप निके में हैं तो वहां पर होने वाले चेंजेस का आप पर बड़ा सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा निके बदल जाए, अचानक ऐसा हो जाए कि चारों तरफ बैरिकेडिंग लग जाए, चारों तरफ बैरियर्स लग जाए, तो पार करके स्कूल पहुंच पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। सही है। ये हमारा निके ऐसा हो जाए कि सुबह से लेके शाम तक हमको ड्यूटी पर लगा दिया जाए लगातार तुम क्या करो, जाओ और बच्चों की संख्या गिनो, पढ़ाओ मत, इधर उधर का काम करो, हैबिटाट चेंज कर दिया। तो यदि हमारे अंदर एडजस्टमेंट की एबिलिटी नहीं रहेगी, काम दिया गया पढ़ाने का और सरकार लगा दी वैक्सीन लगाने के लिए, जाओ वैक्सीन लगाओ, तो यदि मेरे अंदर एडजस्टमेंट करने की कैपेबिलिटी नहीं रहेगी तो क्या हो जाऊंगा मैं, समाप्त हो जाऊंगा, डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। तो हमारा जो वातावरण रहने का जो क्षेत्र है यह हर समय बदलता रहता है। अब सवाल उठता है कि ठीक है सर मैं समझ गया बात, तो कहना क्या चाहते हैं आप? तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि यदि वेरिएशन कुछ ऐसा हो जाए जो आपको बदलते हुए एटमॉस्फेरिक कंडीशन में सरवाइव करने के लिए हेल्पफुल हो जाए, तो ऐसा वेरिएशन क्या होगा, फायदेमंद वेरिएशन होगा। जैसे मैं एक बड़ा ही पॉपुलर उदाहरण देता हूँ। एक बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया के पास कुछ विशेष चीजें नहीं होती हैं, प्रोटीन की एक, ये आपका मान लीजिए बैक्टीरिया, ठीक है, और बैक्टीरिया के पास बाहर ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई एक सेल वॉल थी, सेल वॉल की प्रेजेंस थी। यहाँ पर बैक्टीरिया यहाँ सरवाइव कर रहा, एक पानी के अंदर प्रेजेंट था। संयोग से क्या हुआ, दिन प्रतिदिन मनुष्य की हरकतों की वजह से वातावरण का तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो गया, उस तालाब का पानी क्या हो गया, धीरे धीरे बहुत गर्म हो गया, भयंकर गर्म। पहले इस तालाब के पानी का तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहा करता था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग इतनी जबरदस्त हो गई कि वहां का तापमान बढ़ करके कैसा हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और बताओ क्या ये बैक्टीरिया और इनके बच्चे, इनके भांजे, इनके पोते, क्या ये सब रह पाएंगे? तो तापमान बदल गया, तो इनका सर्वाइवल क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। लेकिन उसी में एक ऐसा बैक्टीरिया था जिसके अंदर डीएनए कॉपीइंग के टाइम कुछ वेरिएशन आ गई थी, उसने अपने ऊपर एक बड़ी ही मोटी सी थिक लेयर उसके पास थी, गड़बड़ी की वजह से, वेरिएशन की वजह से उसके ऊपर एक अलग सी मोटी थिक सी लेयर थी। तो ये बैक्टीरिया बच जाएगा और इसके जैसे 4-5 और बैक्टीरिया बच जाएंगे जिनके पास इस तरह की थिक लेयर थी, जिनके डीएनए की कॉपीइंग में गड़बड़ी हो गई थी, जिनके डीएनए की कॉपीइंग में वेरिएशन आ गया। ऐसे बैक्टीरिया बच जाएंगे और ज्यादातर बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और जो ये बच गए, ये आने वाले समय में फिर रिप्रोडक्शन करेंगे और अपनी संख्या को फिर बढ़ा लेंगे। तो बताइए ऐसे केस में वेरिएशन इन बैक्टीरिया के लिए फायदेमंद था कि नहीं था? हमारे ही अंदर हमारे आने वाली पीढ़ी अगर कुछ ऐसा वेरिएशन ला दे जिसकी वजह से क्या हो कि वह वातावरण में जो गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उसके साथ एडजस्ट करने के लिए कैपेबल हो, तो ऐसे व्यक्ति क्या होंगे, आसानी से सर्वाइव कर पाएंगे। कल को अचानक किसी भी तरह की नेचुरल कैलामिटी आई तो हम आप तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तापमान अगर बढ़ा तो वो व्यक्ति बच जाएगा, हम सब समाप्त हो जाएंगे। तो वेरिएशन इज समटाइम्स बेनिफिशियल एज वेल। ये सवाल पूछा गया कि कैन यू गिव सम एग्जांपल वेयर द वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू द ह्यूमन बीइंग्स, तो या टू द अदर ऑर्गेनिजम्स, तो आप ये उदाहरण दे देंगे बैक्टीरिया वाला। आइए जरा इन टेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं, इससे रिलेटेड दो पूछे गए हैं, जरा इन पर चर्चा करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपीइंग इन रिप्रोडक्शन? डीएनए की कॉपी का क्या महत्व है? तो डीएनए की कॉपी का महत्व ये है कि जैसा डीएनए होगा वैसा ही फिर प्रोटीन बनेगा। तो ऐसे केस में डीएनए बहुत बेहतर कॉपी होगा, तो बिल्कुल पेरेंटल कैरेक्टर्स अगली पीढ़ी में आ जाएंगे। इसलिए डीएनए कॉपीइंग क्या है, महत्वपूर्ण है, ताकि उसी तरह का प्रोटीन बने और आदमी का बच्चा आदमी ही पैदा हो। और समझ गए, इंसान का बच्चा इंसान ही हो, इसलिए डीएनए की कॉपीइंग क्या है, इंपॉर्टेंट। व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल? कह रहा है
बहुत बड़ी बात कहा इसने, बहुत अच्छा सवाल कि वेरिएशन जो है आपका, ये आपका बेनिफिशियल है लेकिन बहुत एसेंशियल नहीं है। हो सकता है कि वेरिएशन, जैसे कि यहाँ आपने बैक्टीरिया का केस देखा, इसमें बेनिफिशियल था, लेकिन क्या हर पीढ़ी में वेरिएशन हो ये जरूरी है? तो सर ये बहुत आवश्यक तो नहीं है, लेकिन यदि ये हो जाता है तो हमारे लिए क्या होगा? फायदेमंद होगा। सवाल पूछता है कि क्यों ऐसा होगा, तो आप कहेंगे कि सर वेरिएशन थोड़ा बहुत तो चलेगा क्योंकि ये तब बेनिफिशियल हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा? ये व्यवस्था को बिगाड़ सकता है, ये नुकसान पहुंचा सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो इस वजह से ये ऐसे केस में बेनिफिशियल के बजाय क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा। और एसेंशियल का मतलब ये है कि हर पीढ़ी में वेरिएशन होता ही रहे, ये जरूरी नहीं है। तो ये क्यों नहीं जरूरी है? इसीलिए जरूरी नहीं है क्योंकि सर अगर वेरिएशन ना भी हो तो पेरेंटल कैरेक्टर तो अपने आप अगली पीढ़ी में चले आएंगे। ये जवाब आपको देना। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे इसको? इसने क्वेश्चन पूछा अंग्रेजी में हमसे कि व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल। तो आप कहेंगे कि सर इन एनी इंडिविजुअल वेरिएशन may be beneficial or may be harmful sometimes, but it is not essential, because if it is not taking place, it doesn't means that the progeny will not be produced. Whether the variation takes place or not doesn't matter, but the DNA copy is essential. DNA must be copied from the parent so that the progeny could be similar to the parent. So it should be there. It is essential, not variation. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।